कल जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे, कल नेपाल मलेशिया और पीएनजी के लिए जो होस्टिंग टीम नेपाल की स्क्वाड अनाउंस हुई। जी हाँ, ओडीआई के अलग, T20I के लिए अलग तरह के अनाउंस हुई है, कुछ उसमें से सेम प्लेयर्स भी रहे हैं। तो उस स्क्वाड के बारे में यहाँ पर डिस्कशन लेकर हम आपके सामने हाजिर है कि किस तरह का इंक्लूजन बेहतर रहा है। क्या कुछ आपको हमने देख ही दिया होगा कि किस किस चीज़ों पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला और विनोद भंडारी का इंक्लूजन के बारे में क्या राय है, क्या डिस्कशन हो रही है, ये भी आपको जरूर बताने की पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो होगा बेस्ट इंक्लूजन। जी हाँ, बेस्ट इंक्लूजन मतलब कि कौन सा जो इंक्लूजन है इस स्क्वाड में, चाहे ओडीआई में हो चाहे T20I में, वो बेहतर रहा है, देखने में बेहतर लग रहा है कि चलिए हाँ ये एक बेटर इंक्लूजन हो सकता है। ओडीआई की अगर हम बात करें यार, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्होंने स्क्वाड में डाला है वो है भीम शार्की और देव खन्ना। ये एक बेटर इंक्लूजन लग रहे हैं। आखिर किन किन वजहों से हमें लगता है कि हाँ ये एक बेटर इंक्लूजन है, खास करके भीम शार्की की बात अगर पहले करें। नहीं देखिए, भीम शार्की जिस तरीके के एक फील्डिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा दे देते हैं और बैटिंग उनको और अभी तो कुछ भी नहीं किया है। जी हाँ, एक मैच खेले वो भी बैटिंग नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके के वो है उनमें वो थोड़ा दमखम है, प्लेयर वो अच्छे हैं, तो उनको मौका देने की जरूरत है। ओडीआई में मौका देने की जरूरत है। अगर ये कोई प्लान है कि चलिए हम एक फॉर्मेट में उनको जरूर मौका देंगे तो अच्छी बात है। और देव खन्ना को भी जो उन्होंने परफॉर्म किया पीएम का, और सबसे बड़ी बात देव खन्ना को देने का सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि बेटर इंक्लूजन है वो है बैटिंग ऑप्शंस। डेली क्रिकेट ये लगातार कहता आया है अपनी पुरानी वीडियोस में भी, और अभी भी लगातार हम कहते रहेंगे नेपाल को सेकेंडरी बैटिंग ऑप्शंस, स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑप्शंस अपने पास तैयार रखने होंगे जो वो नजर नहीं आते हैं। अभी भी आपको जो है वापस से वही पुराने प्लेयर, घिसे पिटे लो स्ट्राइक वाले प्लेयर्स को अपनी टीम में इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि आपने ऑप्शंस रेडी नहीं किए। आपको ऑप्शंस रेडी करने होंगे और देव खन्ना उसके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके रन्स भी काफी अच्छे थे। बिल्कुल, और यही रीजन है कि अब उनको भी शामिल किया है ताकि अब टीम के साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं ग्रूम हो। बिल्कुल, वक्त आ गया, बिल्कुल सही होना चाहिए प्लेयरों को, तो ये एक सही इंक्लूजन है। बिल्कुल वही अगर T20 में बेस्ट इंक्लूजन की बात करें तो विवेक कुमार यादव और लोकेश बाम। जी हाँ, ये बहुत सही लग रहा है क्योंकि बहुत बेहतर इंक्लूजन लगता है। बाकी सब अपनी जगह पर ठीक है, जो बेस्ट इंक्लूजन की बात कर रहे हैं वो है विवेक कुमार यादव को फाइनली अगर आपने T20 में लिया है, और उम्मीद ये जरूर करेंगे कि आपने ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिले, सिर्फ स्क्वाड में ना ले लें। स्क्वाड में तो विवेक कुमार यादव पता नहीं कब से स्क्वाड में चल रहे हैं, लेकिन उनको मौके कितने मिलेंगे ये देखने वाली बात होती है। इसलिए आप मौके भी दें तो ज्यादा बेहतर होगा, सिर्फ स्क्वाड में इंक्लूजन करने से नहीं होगा। लोकेश बाम बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा बहुत उनके अंदर जो स्पाइस अप है, जो एक आग है वो नजर आई थी T20 वर्ल्ड कप और सीरीज में मेरे ख्याल से, लेकिन उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, उनको ज्यादा से ज्यादा मौके देके। तो लोकेश बाम का अब वक्त आ गया है कि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देके, मैच देके इन्हें जरा तैयार करें T20 के लिए। वहीं पर दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इंक्लूजन के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट इंक्लूजन क्या मतलब बैड इंक्लूजन, या फिर ये कह सकते थे कि आप इस चीज से बच सकते थे, वो यहाँ पर आपने की नहीं है, वो क्या हो सकता है यार? शुरुआत आप करें। ओडीआई की बात करें अगर बैड इंक्लूजन में, तो आसिफ नहीं है ओडीआई। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बैड इंक्लूजन है कि आसिफ ओडीआई में नहीं है। आसिफ शेख जो कि एक ओपनिंग प्लेयर है, इसको समझने की जरूरत है कि आपने एक ओपनिंग प्लेयर को कहीं ना कहीं छेड़ दिया। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो क्रिएट होगी आने वाले टाइम में, सीरीज में हम देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। अब यहाँ पर आप ये सोचिए, आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि आसिफ के बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। ऐसे कितने प्लेयर हैं जिनके बैट से रन नहीं निकल रहे हैं? अगर आप सबको बाहर करते चले जाएंगे, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब 11 प्लेयर प्लेइंग 11 डिसाइड होती है तो सिर्फ 2 जनों को पता होता है कि हम दोनों साथ बैटिंग करने वाले हैं आज। उसके अलावा जो 9 प्लेयर होते हैं उन्हें किसी भी कीमत पे नहीं पता होता कि आज मैं किसके साथ बैटिंग करने वाला हूं, मेरे नॉन स्ट्राइक एंड पे कौन होगा, जब मैं मार्च पे जाऊंगा तब उस तरफ कौन होगा, ये किसी को नहीं पता होता। सिर्फ 2 जनों को पता होता है, वो है ओपनिंग पे। ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, उनका आई कॉन्टैक्ट हो, उनका रनिंग बिटवीन द विकेट हो, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही थोड़े थोड़े देर में उनसे उनका जो पेयर है वो तोड़ते चले जाएंगे तो वो कोऑर्डिनेशन कभी नहीं बन पाएगा। क्या गारंटी है? आपने ओडीआई में पवन श्रॉफ को लिया तो डेफिनेटली पवन श्रॉफ कुछ के साथ शायद ओपनिंग करते हुए नजर आए। अगर पवन श्रॉफ भी नहीं चलते हैं, मान लीजिए राउंड 11 में पवन श्रॉफ को लिया गया और वो भी नहीं चले, तो आप क्या एक्सक्यूज देंगे? फिर राउंड 12 फिर कोई नया ओपनर आ जाएगा। कम से कम जो हम लगातार क्रिकेट हमने कहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की इस एंडिंग तक आप इसी पेयर को बनाए रखिए। रन तो वैसे भी नहीं, कुशल गुर्तेल भी कहां रन कर रहे हैं,
कुशल पुर्तल ने भी 4 मैचों में 67 रन किए सिर्फ इस सीरीज में, 150 जरूर उन्होंने मारी है, उसके बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो गए। 4 मैचेस के बाद अगर आप 150 का क्राइटेरिया रखेंगे तो वो तो ऐसा तो फिर ज्ञानेंद्र मल्ला भी टीम में होने चाहिए, वो भी 30 तो क्रॉस कर ही रहे हैं, भले 70-80 बॉलें ले रहे हो। ये भी देखना होगा आपको, कुशल पुर्तल ने भी ऐसा कुछ खास नहीं कर दिया कि वो कंसिस्टेंसी से रन मार रहे हो। 4 मैचों में 150 मारी है, तो आपको थोड़ा वक्त तो दीजिए। ओपनिंग पेयर ऐसा है ना, उसको आपको बहुत लंबा वक्त देना होगा उसको बनाने के लिए। ओपनिंग पेयर इतनी आसानी से नहीं बनते कि आपने एक लड़के ने किसी ने स्कोर किया और आपने तुरंत सोचा कि ओपनिंग पेयर हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल नहीं। 2 बॉलों में डंडा फट जाएगा अगर कोई और अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, पॉलिटिव टीम सामने आई तो। यूएई के सामने जैसे हमने देखा नेपाल का, हाँ, तो ये एक बैड इंक्लूजन हो सकता है वनडे में। आपको आसिफ शेख को रखना चाहिए था और लेना चाहिए था, और कोई बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं T20 में एक और जो बैड इंक्लूजन हुआ है T20 में, वो दीपेंद्र सिंह एरी का कहीं ना कहीं। अब बैड इंक्लूजन कैसे है कि यार आप उस प्लेयर को टीम में वापस ले रहे हैं, वो भी उस सीरीज के लिए जो कहीं ना कहीं उनके लिए इतना ठीक नहीं है। वो आप खुद देखिए, वो इतने टाइम बाद आए, क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेली, फॉर्म है, क्वालिफायर खेला, टॉप फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ समझ में आता है शॉर्टर फॉर्मेट में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको लेना कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा किसी की जगह आप उनको ले सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल जी, यहाँ पर आप किसी यंग प्लेयर को भर सकते थे और इस सीरीज को और एक्साइटिंग कर सकते थे। मैं आपको बताऊं, अगर आप इतने मेन प्लेयर्स उस मलेशिया और पीएनजी की ट्रायंगल सीरीज में रख लेंगे, आप खुद देखिए उसमें जो एंड स्क्वाड है, अगर मैं स्क्वाड की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप जी हाँ, संदीप लामिछाने, आरिफ शेख, कुशल पुर्तल, सोमबाल कामी, दीपेंद्र सिंह एरी, कमल एरी, आसिफ शेख, करण केसी, अविनाश बोहरा। देखिए 8 प्लेयर तो यही हो गए, कोई कोर स्ट्रॉन्ग प्लेयर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहे थे। तो ये ऐसे ही आप आसानी से मलेशिया और पीएनजी को हरा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको यहाँ पर और मौका दे सकते थे आप। दीपेंद्र सिंह एरी को हटा के आप कहते कि नहीं, यहाँ पर हम नीचे के जो प्लेयर्स हैं, दिलीप नाथ है, इन लोगों को इंक्लूड करेंगे, इन लोगों को प्लेइंग 11 में लेकर आएंगे। अब ये देखना होगा कि प्लेइंग 11 कैसे, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी जब है तो जाहिर सी बात है वो प्लेइंग 11 के मैचेस में होंगे जरूर। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बैड इंक्लूजन। दीपेंद्र सिंह एरी की जगह को आप दे सकते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी को जरूरत नहीं है कि वो इस सीरीज में खेलते हैं, शॉर्टर फॉर्म में T20 में। वनडे में आपने रखा है, बहुत बेहतर इंक्लूजन है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी के बल्ले से रन नहीं निकल रहे वनडे में। उनको जरूरत है कि वो वनडे में स्कोर्स करें और एक अच्छी इनिंग वहां पर बिल्डअप जरूर करें। तो ये एक छोटी सी चीज यहाँ पर दे सकते थे। मौके ऐसे ही बनाए जाएंगे यंगस्टर्स के लिए, ये नहीं है कि आप स्कॉटलैंड के खिलाफ सीधा दिलीप नाथ या किसी बड़े प्लेयर को उतारते कि चलिए भाई परफॉर्म करिए, वो बेचारे क्या करेंगे परफॉर्म। आपको यही ऐसे ही मौके निकालने होंगे अपने यंगस्टर्स के लिए। अगली बात अगर करें हाउ टू यूटिलाइज प्लेयर्स को यूटिलाइज करने का सिंपल फॉर्मूला है, मैंने बताया था वनडे में कितने यंगस्टर्स रख सकते हैं प्लेइंग 11 में आप, और T20 में कितने यंगस्टर्स रख सकते हैं, स्पेशली इस सीरीज की। नहीं देखिए, बिल्कुल सही, 3 कम से कम ODI में यंग प्लेयरों को भरा जाना चाहिए कहीं ना कहीं, और उम्मीद भी होगी कि 3 या 4 प्लेयर देखने को हमें मिलेंगे ODI के इस सीरीज में PNG का। उम्मीद बहुत होगी। अब फिर उम्मीद को तोड़ देंगे तो वो अलग बात है, कहीं ना कहीं फिर वो टीम, तो फिर आपके तैयारी में झटका लगेगा और आप आगे अभी भली ना माने, आगे आपको रिजल्ट फिर से मिल जाएगा जैसे अभी इस टूर के बाद मिला। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मौका है, 3-4 प्लेयरों को यहाँ भरना चाहिए, बिल्कुल फिलअप करना चाहिए इस 11 में। और उसके बाद T20 की बात करें तो वहाँ कम से कम 5 प्लेयर होने चाहिए 11 में, क्योंकि आपने दीपेंद्र सिंह एरी को ऑलरेडी वहाँ पर करके थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। जरूरत नहीं थी उनको इस फॉर्मेट में लेने की, आपने उन्हें ले लिया, तो फिर कम से कम तो 5 की जगह होनी चाहिए। अगर 4-3-2 खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप T20 में भी अगर उन्हें मौके नहीं देंगे तो फिर बहुत अच्छा। ये याद रखिए 2024 का वर्ल्ड कप भी आगे आएगा, आपको शुरुआत अभी से आएगा जरूर, ये नहीं कि आप अभी 2023 में ही है, 2024 का वर्ल्ड कप होना है, वो वहाँ के लिए भी आपको तैयारी करनी है, वहाँ के लिए भी आपको प्लेयर्स रेडी करने हैं। हर 1-2 बार के लिए अगर आप 1-2 प्लेयर पर डिपेंड रहेंगे तो हाल वही होगा जो क्वालिफायर में हुआ है। फॉर्मेट ऑफ प्लेइंग 11 ये बिल्कुल वही हो जाता है जैसे हमने आपको बताया। फॉर्मेट ऑफ प्लेइंग 11 सिंपल सी बात है, यहाँ मैं चाहूंगा वनडे में आप जो पीएनजी के खिलाफ जो वनडे मैचेस खेल रहे हैं वहां पर आप मिनिमम 6 बैट्समैन लेकर उतरे। जी हाँ, 6 से 7 बैट्समैन अगर आप लेके उतरे वनडे में, तो क्योंकि वनडे में जो बैटिंग है नेपाल की वो बहुत ज्यादा पुअर नजर आती है। कभी कभार बहुत अच्छा करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैटिंग बहुत ज्यादा डिजास्टर नजर आती है। क्या कहेंगे ना, ओडीआई में 6 to 7 बैट्समैन और लिमिटेड बॉलर्स लेके जाए तो बेहतर होगा। नहीं, स्कोर करना ही तो जरूरी है, स्कोर का ही तो प्रॉब्लम है। अगर आप स्कोर बनाएंगे वहां पर पीएनजी के खिलाफ कहीं ना कहीं तो बहुत बेहतर होगा। आप स्कोर करने का सोचें, अगर इस पे वक्त बिताएं। बिल्कुल सही, अगर स्कोर खड़ा करेंगे तभी कुछ फायदा होगा इस ODI सीरीज का जो कैंप ने रखवाई है कहीं ना कहीं। अगर फिर वही स्कोर नहीं बन रहे, स्ट्रगल करके जीत रहे हैं जैसे जीत रहे हैं, ये
कोई फायदा नहीं होगा इस सीरीज का भी, वो सेम एक प्रैक्टिस मैचेस की तरह ही लगेंगे कहीं ना कहीं, तो स्कोर खड़ा करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ पर अब अगली बात आ जाती है कि टी20 में जो फॉर्मेट है वहां पर आप ये बेहतर रहेगा कि आप 4 से 5 या मेरे ख्याल से 4 के आसपास अगर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन को रखें और 3 करीब ऑलराउंडर रखे हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट वाले जो हार्ड हिटर्स हैं वो रखें तो बेहतर होगा। क्या कहेंगे? नहीं ये तो खैर बहुत जरूरी है। टी20 क्रिकेट में तो नीचे जितना चले जाते रहेंगे उतना स्ट्राइक रेट बढ़ना चाहिए प्लेयरों का। ऐसा नहीं है कि 4 डाउन 5 डाउन पे आपको 90 या 95 का स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर आ रहा है बैटिंग करने, ऐसे काम नहीं चलेगा। 100 120 25 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए प्लेयर का, थोड़ी सी पावर हिटिंग मिलनी चाहिए नीचे आके। ऊपर आप अपने टॉप क्लास बैट्समैन को खिलाइए पर नीचे ऐसे ही खिलाइए जो मार के खेलते हो कम से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए इस तरह का फॉर्मेट अगर आप रखें तो बेहतर तैयारी होगी। याद रखिएगा ये 6 मैचेस को वेस्ट अगर ना करें तो इन तरह की चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा आपको आगे जाकर देखने को जरूर मिलेगा, जो कि बहुत पीछे गलतियां हुई हैं प्रैक्टिस मैचेस में भी, इसका खामियाजा यूएई के खिलाफ भुगतने को मिला है। अब यहाँ पर बात आ जाती है यहाँ एक और चीज, डिस्कशन और ज्ञानेंद्र एंड विनोद भंडारी। इनको जो एक्सक्लूड किया गया है बेहतरीन है, चलिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अब आपको भरने होंगे नए ऑप्शंस ढूंढने होंगे, क्योंकि इस तरह से स्ट्राइक रेट से रन्स मारने वाले, इस तरह की दबाव में आने वाले ये काम नहीं चलेगा। ज्ञानेंद्र मल्ला की मैं बात करूं, अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, भले उनकी वो पर्सनल कुछ ग्रजेस नहीं हो संदीप से, जो कि कोच सर ने भी कहा है, भले उस रीजन से हो या किसी और रीजन से हो, तो भी डेफिनेटली वो टीम को बहुत डेंट कर रही है। और अगर वैसे ही प्रोफेशनली उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो भी क्वेश्चन मार्क उठने लाजमी है। नहीं बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये 70-80 बॉलों में 28-25 रन से कैसे कोई टारगेट चेस करेगा? बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर पे दबाव बनाता है। दूसरे प्लेयर भी ये सोचते हैं कि भाई आपकी वजह से हम पर भी प्रेशर पड़ रहा है, बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं अगर हम खेल रहे हैं तो आपको भी साथ देना होगा। टीम में पड़ता है कहीं ना कहीं वो माहौल दिखता है कि 8 प्लेयर कुछ और सोच रहे हैं लेकिन 1 या 2 प्लेयर कुछ और ही ख्याल में है, कहीं और ही दुनिया में। तो ये सब चीजें ठीक नहीं होती। टीम की अगर टीम एक नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा जीत पाना। तो इससे अच्छा है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें दूर रखें, थोड़ा माइंड उनका भी थोड़ा ठीक हो, फ्रेश हो, कुछ अच्छा टीम के लिए अगर वो सोचेंगे तो बेहतर दरवाजे खुलेंगे और फिर वो आएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली हर किसी के लिए एक रास्ता होता है कि वो परफॉर्मेंस के बेस पर अपनी टीम में जगह बनाए। वहीं पर विनोद भंडारी की बात करें, काफी मौके उन्हें भी मिले हैं लेकिन उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया है। लास्ट मैच में रन आउट हुए, लेकिन उससे पहले में जितने उनको मौके मिले हैं उतने उन्होंने डिसअपॉइंट ही करते हुए नजर आए हैं। तो खैर अब यहाँ पर देखना होगा कि जो यंग प्लेयर्स उनकी जगह पर स्टेप अप कर रहे हैं। अब बहुत टाइम हो गया, 2022 में आ गए हैं हम, 2016 में हमें नहीं जाना, अभी 2024-25 के लिए सोचना है। नए लड़के हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको मौके दीजिए और आप पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म तैयार करें आप तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर वैसी भी चीजें हैं जो कि कोच सर ने की है, खुद बोल दिए हैं खुलेआम कि जो स्प्लिट है वो ठीक नहीं है, लीग में कुछ ऑफ है। अगर उस तरह की चीजें भी हैं तो फिर एक्सक्लूजन एक रास्ता है। आप यंग प्लेयर्स को लेकर आइए, उनके साथ वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा, लेकिन अभी भी आप कुछ खास नहीं जीते, अभी भी आप पीएनजी को ही हरा रहे हैं, यूएई से अभी भी आप मात खा रहे हैं। तो इससे बेहतर होगा आप यंग प्लेयर्स को लेकर आए। यंग प्लेयर्स कुछ बड़ा कारनामा भी आपको करके दे सकते हैं अगर आप उनको 5-6 महीने लगातार मौका दें। उसके बाद एनालाइजिंग प्लेयर 1 by 1, सारी चीजें हमने बता दी जैसे कि आपको कि सारे इंक्लूजन ठीक है, सब कुछ बेहतर है। बस पवन श्रॉफ जो ओडीआई में लिए गए हैं, डेफिनेटली आसिफ शेख को अगर आप लेते उसी ओपनिंग पेयर के साथ जाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि गारंटी जो रन्स की है वो पवन श्रॉफ भी नहीं देते हैं, कुशल भुत्तर भी नहीं देते हैं। अगर पवन श्रॉफ भी आगे जाकर रन नहीं करेंगे तो क्या आप राउंड में वापस से ओपनिंग पेयर चेंज करेंगे, 13 में भी चेंज करेंगे, 40 में भी चेंज करेंगे? ये एक बार सोच के जरूर देखिएगा। टी20 में बेहतर है, इसके हमने पहले ही कहा, अब ज्यादा से यंगस्टर्स को रखिए। दीपेंद्र सिंह ऐनी अगर एक स्क्वाड में अगर ना होते तो ज्यादा बेहतर होता, उन्हें मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी इस सीरीज में खेलने की। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अगर सोमपाल कामी और करण केसी जैसे टी20 में है, बिल्कुल तो यहाँ पर एक चीज और करी जा सकती है कि जैसे एक मैच के लिए उन्हें खिलाया, फिर दूसरे मैच में उन दोनों को रेस्ट दे दिया, फिर इससे यंग को बुला लिया गया, उनको मौके दिए गए, लेकिन टीम में रखिए, मैचेस भी खिलाइए, जरूरत नहीं है फाइनल मैच होगा वहां पर भी लाइए, पर ऐसा 2 मैच कम से कम ऐसे बनाइए कि वहां पर ये सोमपाल करण और दीपेंद्र 2 कम से कम मैचेस ऐसे दीजिए, एक बेंजी के खिलाफ और एक मलेशिया के खिलाफ, जिसमें सोमपाल करण और दीपेंद्र ना हो। तब आप देखिए जरा आपकी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। तो आप देखिए ये प्लेयर एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन लोगों के साथ यंग प्लेयर्स को खिलाएंगे तो यंग प्लेयर्स को लगेगा अरे नहीं हमारे लिए तो वो है, वो स्टार्ट करके दे देंगे, हमें सिर्फ थोड़ा ही मारना पड़ेगा। अगर ये तीनों ना हो जाए तो लोग सोचेंगे अबे यार ये तो पूरे ही हमें एकदम एक्सपोज कर दिया। अब हम क्या करें, अब हमारे गलती को जिम्मेदारी है, चलिए हमें करना है।
ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 10-15 रन मार के अपनी टीम को लास्ट में जिता देना वो अलग चीज है, एक बेहतरीन एक काम पारी खेलकर टीम को साथ लेके लास्ट में फिनिशिंग लाइन पार करना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ये यंग प्लेयर्स के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई ये सोच रहा हो कि अब सोमपाल करन को भी बाहर कर दे, थोड़ा बात को सुनिए आराम से, तैयारी करवाने के लिए। बिल्कुल, कि एक मैच खिलाया, फिर एक में बिठा दिया, फिर एक खिलाया, या तो फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, जो भी हो वहां खिलाया, उसके बाद नए को मौका दे। क्यों? सोमपाल करन और दीपेंद्र तो आपके परफॉर्मर है, बहुत पहले से परफॉर्मर है। ये नहीं कि वो मैच नहीं खेलेंगे, जो भी आगे के मैचेस होंगे इंपॉर्टेंट T20 आएंगे, वो सारे मैच उन्हें खेलने नहीं है। ये सिर्फ आप तैयारी करवाइए, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होती, आपके पास प्लेयर बड़ी नहीं होते। तो हाल हमने देखा क्वालीफायर में क्या होता है, जब तेजी से बॉल आती है तो प्लेयर्स रह जाते हैं। प्लेयर्स को ये नहीं पता होता कि रिक्वायर्ड रन है 9 का, हम खेल रहे हैं 2 से, रिक्वायर्ड रन है 2 का, हम खेल रहे हैं 10 के मिनट से और विकेट गवा दे रहे हैं। ये चीजें सिर्फ बेहतर करने के लिए आपको जरूरी होगा कि उनको जगह भी दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड गो विथ मॉडर्न डे क्रिकेट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बोल्डनेस और एग्रेसिवनेस, लेकिन सोच समझ के, जो यूएई ने करके दिखाया T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई भी टीम नहीं कर पाई, मैं कहूंगा आयरलैंड में नहीं कर पाई, वो पहुंची जरूर है, लेकिन ये आयरलैंड बड़ी ही ऑन ऑफ तरीके से पहुंची है। जो यूएई ने करके दिखाया वैसा क्रिकेट खेलना होगा नेपाल को इस 6 मैचेस। बिल्कुल निडर, आपने वृद्धि अमीन का क्रिकेट देखा, मोहम्मद वसीम का क्रिकेट, चिराग सूरी, ये सब क्या बैट्समैन है, जिस तरीके के निडर क्रिकेट खेलते हैं, कोई परवाह नहीं करते कहीं शॉट क्या, सिलेक्शन का, स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है, तेज रखना है। T20 क्रिकेट है, यहाँ पर विकेट बचाकर रखना भी है, शुरू में रखना है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां पर अब नहीं यार, 10 ओवर के बाद तो लगता नहीं है कि विकेट को बचा के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं अब एक्सप्लोसिव हो जाना चाहिए। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं बदल गया है, बहुत तेजी से अब क्रिकेट बढ़ रहा है एग्रेसिव की ओर, एग्रेसिव बैटिंग में, ऐसे लड़ाई वड़ाई। जी हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अप्रोच के बारे में सोचिए, बैटिंग ऑप्शंस के बारे में सोचिए, फील्डिंग ऑप्शंस, बैटिंग ऑप्शंस, नए नए बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में आपको सोचना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है और जो आया आपने पहले कहा था कि ओडीआई और T20 की अब वक्त आ गया है कि आप कुछ अलग टीम तैयार करना शुरू कर दे, एक ही किसी भी टीम में दोनों ना खेले तो बेहतर है। नहीं बिल्कुल, देखिए कहीं बहुत फायदा होगा टीम को, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए एक टीम कहीं ना कहीं 3 से 4 या 5 प्लेयर अलग अलग होने चाहिए, मोस्टली मिनिमम 5। जी हाँ बिल्कुल, अलग अलग होने चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये ना हो अरे यार अब T20 में भी अब ये प्लेयर ने परफॉर्म किया, अब इसको ओडीआई में भी परफॉर्म करके देना होगा, तब हमारी टीम इन्हीं पे डिपेंड है, इन 2-3 प्लेयरों पे डिपेंड, ऐसा नहीं है। हाँ T20 में हमारे पास ये 2-3 है, वनडे में भी हमारे पास ऐसे 2-3 प्लेयर हैं, हमें चिंता की बात नहीं है, हम इसे कर लेंगे। इस तरीके से होगा। ये कैसे होगा? जब आपके प्लेयर थोड़े अलग अलग होंगे। बिल्कुल, और उसके लिए आपको उनको मौके देने होंगे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप दीपेंद्र सिंह यानी को हटा या इसमें ना रखते तो 4 मैचेस किसी यंग प्लेयर को वहां मिल सकते थे, वो भी उस डाउन ऑर्डर में जहां पर उसके लिए जबरदस्त टेस्ट होता। चाहे आप दिलीप नाथ को वहां ट्राई करते या फिर किसी और को भी ट्राई कर सकते थे। ओवरऑल ये पूरा एक डिस्कशन है, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। किस तरह से ये स्क्वाड है, किस तरह से क्या मैचेस खिला सकती है टीम, क्या ये स्ट्रक्चर बेहतर है। अगर आपको लगता है कि प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को सुने और समझे। और फिलहाल चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा ताकि इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स आती रहेगी। उस सीरीज की पूरी पोस्ट में से लेकर मैच प्रीव्यू सारी अपडेट्स, स्कोर अपडेट्स भी ट्विटर पे हम लगातार प्रोवाइड कराएंगे, हमारी वीडियोस में लगातार आएंगी। और नेदरलैंड्स न्यूजीलैंड की सीरीज है उसकी भी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेंगी। दोनों सेम डेट से ही शुरू है।